नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे जो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं, साथ ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए आवश्यक सूचना। उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा छात्रों की विशेष मांग पर सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस लाई जा रही हैं। बहुत सारे छात्र ये मांग कर रहे थे कि सर हमको ऑनलाइन कक्षाएं सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रदान करें। तो इसी से संबंधित एक ऑनलाइन बैच 1 अगस्त से प्रारंभ की जा रही है। ये बैच पूर्णतः ऑनलाइन होंगी, लाइव चलाई जाएंगी और इसके साथ ही इन क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को पुनः एक बार रिवीजन कर सकते हैं। इसके साथ ही 2 अगस्त से एक और बैच जो कि ऑफलाइन रूप से संचालित की जानी है वो प्रारंभ होने वाली है। ये बैच पूर्णतः ऑफलाइन होगी जैसा कि मैंने आपको बताया, और सीजीपीएससी और सीजी व्यापम का सिलेबस इसके अंतर्गत कवर कराया जाएगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि उड़ान के द्वारा सीजीपीएससी राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया जा रहा है जो कि प्रारंभ हो चुका है। तो इन बैचेस और इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। चलिए आज का टॉपिक शुरू करने के पहले पिछली वीडियो में आपसे जो मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स देख लेते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया गया है। ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली में, कोलकाता में, रांची में या भोपाल में। तो इसकी स्थापना की जा रही है नई दिल्ली में। इस संस्थान की अधिक जानकारी के लिए आप पिछली वीडियो पर जरूर विजिट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक संस्थान है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है और वर्ष 2022 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर काबिज है। और भारत का स्थान की अगर बात करें तो भारत का स्थान 180 देशों में सबसे अंतिम में है। 180 देशों में सबसे अंतिम पायदान पर है हमारा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ का स्थान इस रैंकिंग में कितना है, 13वां है। यदि प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान में याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य का नाम। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंच ओपन 2022 के विजेता पुरुष एकल के अंतर्गत कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों ग्रैंड स्लैम जो कि आयोजित कराए जाते हैं, इस वीडियो के अंतर्गत आपको चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में बताऊंगा। ये कब प्रारंभ हुए हैं, कौन कौन से कोर्ट में इसका आयोजन होता है और इस वर्ष के विजेता कौन रहे हैं, पुरुष एकल में और महिला एकल में। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए तो इसका आंसर कौन है, यहां पर देख पा रहे हैं आप, राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जानवरों के लिए देश में कोरोना की पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है। तो याद रखिएगा स्वदेशी वैक्सीन जो कि बनी है किसके लिए, जानवरों के लिए, कोरोना से, कोविड से बचाव के लिए, उसका नाम क्या है, एनोकोवैक्स। अगला क्वेश्चन देखिए। मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। तो याद रखिएगा मिस इंडिया 2022 किसने जीता, सिनी शेट्टी ने। सिनी शेट्टी ने जीता है मिस इंडिया 2022 का खिताब। इसके अलावा पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था, देखिए मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी है। मिस वर्ल्ड 2022 शाइलिन फोर्ड जो कि अमेरिका की हैं, और मिस यूनिवर्स 2021 की है। अभी 2022 का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है ना। ये प्रतियोगिता जो है वो दिसंबर के माह में आयोजित होती है, तो दिसंबर के माह में हमको एक नई मिस यूनिवर्स का नाम देखने को मिलेगा।
2021 के मिस यूनिवर्स की बात करें तो भारत की हरनाज कौर संधू, इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। चलिए, तो आज का पहला टॉपिक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग BARP 2020। इस BARP का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। देखिए, समझिए ये रैंकिंग क्या है। आपको पता होगा कि सभी राज्यों में व्यापार सुगमता के लिए, यानी उस राज्य की नीतियों के आकलन के लिए एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यापार सुगमता सूचकांक। व्यापार सुगमता सूचकांक। इस व्यापार सुगमता सूचकांक में राज्यों को उनके क्षेत्र में निवेशकों को दिए जाने वाली सुविधाओं के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो बहुत सारे राज्य इस रैंकिंग में निचले स्तर में भी आते हैं। उन राज्यों को उनकी कमियां बताई जाती है कि भाई आप इन क्षेत्रों में सुधार करिए। अब उन राज्यों ने उन बिंदुओं में कैसा प्रदर्शन किया है, उसी पर आधारित है ये रिपोर्ट BARP, यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। असल में ये जो रिपोर्ट है वो आधारित है वर्ष 2020 के व्यापार सुगमता सूचकांक पर। यानी 2020 में जो रिपोर्ट आई थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें जो कमियां बताई गई थी निचले क्रम के जो राज्य हैं उनको, उन राज्यों ने बिजनेस रिफॉर्म के क्षेत्र में कैसा कार्य किया है, इस पर एक रैंकिंग तैयार की गई है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक रैंकिंग है जिसमें कुछ कमियां बताई गई और इस कमी को पूरा करने में राज्यों ने किस प्रकार का प्रदर्शन किया है, इस प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग का नाम क्या रखा गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग BARP 2020। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है व्यापार और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। और इसको जारी करने का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहली बात, निवेशकों को प्रोत्साहित करना, ये इसका पहला उद्देश्य है। देखिए, निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा उनको मोटिवेट करना, ये इसका पहला लक्ष्य है। दूसरा उद्देश्य है BARP यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों का आकलन करने की एक प्रणाली विकसित करना। राज्यों की रैंकिंग निकालना किसके आधार पर, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के आधार पर। यानी वो अपने व्यापार को सुगम बनाने के लिए अपनी नीतियों में किस तरह का सुधार कर रहे हैं, कितनी बिंदुओं पर उन्होंने सुधार किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंतर्गत, और इस प्रणाली को तैयार करना। इसके अलावा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार करना। जाहिर सी बात है, राज्यों के मध्य जब एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनेगा तो ऑटोमेटिकली देश की प्रगति होने लगेगी, भारत में निवेश बढ़ने लगेगा। चलिए, इसके घटक क्या क्या हैं, तो देखिए, ये कुछ मापदंडों पर आधारित रिपोर्ट होता है, जैसे निर्माण परमिट यानी लाइसेंसिंग प्रक्रिया कैसी है, श्रम विनियमन यानी जो लेबर रेगुलेशन है वो किस प्रकार का है, इसके अलावा पर्यावरण पंजीकरण, पर्यावरण से संबंधित नियम जो हैं वो किस राज्य में कितने अधिक कठोर हैं, इन सबको भी ध्यान में रखा जाता है। सूचना तक पहुंच, सूचना कितनी आसानी से प्राप्त हो सकता है। भूमि की उपलब्धता, आपको पता होगा कि कोई भी प्लांट लगाना है, निवेश को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए एक आवश्यक घटक होता है कौन, भूमि। तो किस राज्य में भूमि की उपलब्धता कितनी है, यह भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और एकल खिड़की प्रणाली यानी सिंगल विंडो सिस्टम, अनेक प्रकार की समस्याएं होती है निवेशकों को, कभी संसाधनों से संबंधित समस्या होती है, कभी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया से संबंधित समस्या होती है, कभी पूछताछ संबंधी समस्या होती है। इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु यानी जानकारी हेतु एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो सिस्टम किस राज्य में स्थापित किया गया है या नहीं किया गया है, इसको भी रैंकिंग के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
यदि बात करें रैंकिंग की तो इसमें 4 श्रेणियों में राज्यों को बांटा गया है। सबसे पहली श्रेणी है टॉप अचीवर्स की श्रेणी, यानी जिन राज्यों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके बाद अचीवर्स श्रेणी है, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन तो किया है किंतु टॉप अचीवर्स से पीछे रह गए हैं। इसके बाद उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र वाले राज्य, ऐसे राज्य जो अपने अंतर्गत व्यापार परिस्थिति के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे अधिकांश पहाड़ वाले क्षेत्र आपको मिलेंगे, क्योंकि वहां पर निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र वाले राज्य जो हैं, उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र वाले, ये उन राज्यों को शामिल करता है जहां नया नया निवेश होना प्रारंभ हुआ है। इसके बाद है आकांक्षी जिले, जो कि इस रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर है, सबसे पिछड़े हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं टॉप अचीवर्स राज्यों की, तो इसमें सबसे पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश। वहीं अगर मैं अचीवर श्रेणी की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। यदि उभरते व्यापार पारिस्थितिक तंत्र वाले राज्यों की बात करूं तो पहले स्थान पर है मणिपुर, और आकांक्षी जिलों की बात करूं तो गोवा प्रथम स्थान पर दिखता है। इसमें आपको याद क्या रखना है? सबसे पहली चीज, ओवरऑल रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है टॉप अचीवर्स का जो टॉपर होगा वही इस पूरी रैंकिंग का भी टॉपर होगा। तो आंध्र प्रदेश इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। दूसरा आपको क्या पूछेगा? छत्तीसगढ़ की रैंकिंग। आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ जो है वो आकांक्षी राज्यों के अंतर्गत शामिल है। आकांक्षी राज्यों के अंतर्गत 7 राज्य हैं और 7 में से 6वें नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। यानी आप बोल सकते हो कि 2020 में जो हमको कमियां बताई गई थी, हमने उसमें सुधार करने की तरफ कोई अधिक विशेष ध्यान नहीं दिया है। इसमें और अधिक सुधार की गुंजाइश है। तो यह है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट BARP 2020। अच्छे से तैयार करिएगा। इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो जारीकर्ता याद रखिएगा, कौन जारी करता है। इसके अलावा याद रखिएगा प्रथम स्थान, और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का रैंक, या छत्तीसगढ़ किन राज्यों के अंतर्गत आता है। चलिए, तो अगला टॉपिक है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, भारत नवाचार सूचकांक 2021। सबसे पहले यदि मैं इसके जारीकर्ता की बात करूं तो इसे जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा राज्यों को रैंकिंग प्रदान की जाती है उन राज्यों के द्वारा किए जा रहे नवाचार के आधार पर। अब ये नवाचार किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। हो सकता है वो कृषि के क्षेत्र में हो सकता है वो शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या लोक व्यवस्था के क्षेत्र में हो, प्रशासन के क्षेत्र में हो। किसी भी क्षेत्र में नवाचार करने वाले राज्यों को इसमें रैंकिंग प्रदान की जाती है। और यदि मैं इस संस्करण की बात करूं, ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की, तो ये इसका 3रा संस्करण है, यानी 3rd एडिशन है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का। और इस एडिशन में पिछले 2 एडिशन की तुलना में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मापक बिंदुओं की, यानी जितनी बिंदुओं के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है, तो प्रारंभिक जो 2 संस्करण हैं वो 36 बिंदुओं के आधार पर रैंकिंग जारी करता था। लेकिन इस संस्करण में इन बिंदुओं की संख्या को बढ़ाकर कर दिया गया है 66 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर राज्यों की रैंकिंग निकाली जा रही है। और इस 66 बिंदुओं के अंतर्गत आपका कृषि भी शामिल है, आपका स्वास्थ्य, लोक सेवा, आपका शिक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल हैं। पर्यावरण इसके अंतर्गत शामिल है। तो इन 66 बिंदुओं के आधार पर यह रैंकिंग जो 3रा संस्करण है ये जारी किया गया है। तो यदि मैं इसके तरीके की बात करूं कि कैसे ये रैंकिंग जारी की जाती है, तो याद रखिएगा ये रैंकिंग राज्यों को 3 श्रेणियों में बांट करके जारी की जाती है। पहली श्रेणी में बड़े राज्यों को रखा जाता है, बड़े राज्य इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
और बड़े राज्यों में 17 राज्य शामिल हैं। और ये संख्या इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ भी बड़े राज्यों में शामिल है। दूसरा, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य और इसके साथ ही पहाड़ी राज्य, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर विस्तृत पहाड़ है, वहां पर एक अलग से कैटेगरी प्रदान की जाती है। और तीसरा जो क्षेत्र है या तीसरा जो भाग है वो है केंद्र शासित प्रदेश का, यानी यूनियन टेरिटरीज को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। चलिए, तो बड़े राज्यों की यदि मैं बात करूं तो बड़े राज्यों में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक इसमें प्रथम स्थान पर है, यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। और मैंने कहा कि बड़े राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है, तो छत्तीसगढ़ की रैंकिंग 17 राज्यों में 17वें रैंक पर है। 17वें रैंक पर है हमारा छत्तीसगढ़। यानी आप बोल सकते हो कि भाई हम नवाचार के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं पूर्वोत्तर राज्य और पहाड़ी राज्यों की, तो इसमें मणिपुर प्रथम स्थान पर है। मणिपुर प्रथम स्थान पर है। और यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो इसमें चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है। चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर काबिज है। तो इस पूरे स्लाइड से अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो सबसे पहला फैक्ट प्रथम स्थान याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का रैंक याद रखिएगा। इसके अलावा इसको कौन जारी करता है ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 फैक्ट से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है काई चटनी। आपको पता होगा कि उड़ीसा का एक पारंपरिक व्यंजन है काई चटनी, और इसको ही अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन इसको प्रदान किया गया है। वर्ष 2019 में ओडिशा को ओडिशा रसगुल्ला के लिए GI टैग मिल चुका है। पहले ही ओडिशा रसगुल्ला जो है वो GI टैग प्राप्त कर चुका है। आपको पता होगा कि वर्ष 2021 के प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आया हुआ था। कहां से? GI टैग से, जिसमें छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पूछा गया था क्वेश्चन। तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ आंकड़े निकाले हैं, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर हमारा देश है, हमारा प्यारा भारत, और अलग अलग राज्यों को जो GI टैग दिए गए हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। तो अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में बस्तर ढोकरा, बस्तर आयरन क्राफ्ट, जीरा फूल, बस्तर वुडन क्राफ्ट, चापा सिल्क साड़ी एंड फैब्रिक्स, और इसके अलावा बस्तर ढोकरा का लोगो। और वर्ष 2021 में आपको पता होगा नगरी दुबराज को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। नगरी दुबराज, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि GI टैग के रूप में रजिस्ट्री प्राप्त करने वाला पहला चीज कौन सा था हमारे छत्तीसगढ़ से, तो याद रखिएगा बस्तर काष्ठ शिल्प, जिसे 22 अप्रैल 2008 को GI टैग प्रदान किया गया था। इसके बाद बस्तर ढोकरा शिल्प को भी इसी दिन GI टैग मिला था। ठीक, बस्तर लौह शिल्प को 22 जुलाई 2008 को GI टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद यदि बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं चापा सिल्क एवं साड़ी, इनको 4 अक्टूबर 2010 को GI टैग दिया गया है। इसके बाद जीरा फूल को 14 मार्च 2019 को GI टैग प्रदान किया गया है। और यदि मैं नगरी दुबराज चावल की बात करूं तो दिसंबर 2021 में इसको GI टैग प्रदान किया गया है। ये जो नगरी दुबराज चावल है, इससे संबंधित डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिला, लेकिन हाँ DPR की वेबसाइट में, यानी जो जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट है dprcg.gov.in, वहां पर मुझे एक प्रविष्टि मिली जहां पर ये लिखा हुआ है कि
धमतरी के नगरी दुबराज को जीआई टैग मिलने से विश्व भर में फैलेगी इसकी सुगंध। और यहीं पर लिखा गया है सुगंधित नगरी दुबराज चावल को दिसंबर 2021 में ज्योग्राफिकल रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई द्वारा जीआई टैग दिया गया है। तो इस तरीके से ये टैग जो है वो समय समय पर हमको मिले हैं। तो कब कब मिला है ये याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और मैंने इसमें थोड़ा सा और खोजा तो मुझे और कुछ चीजें मिली इन जीआई टैग वाली वस्तुओं से संबंधित। जैसे बस्तर ढोकरा से संबंधित कुछ चीजें मिली हैं। ढोकरा इज अ फोक आर्ट दैट इन्वॉल्व्स द कास्टिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल बोलने का मतलब ऐसी वस्तुएं जिसमें लोहा नहीं मिश्रित होता है। नॉन फेरस मेटल लाइक कॉपर और ब्रॉन्ज यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, यानी मोम क्षय पद्धति जिसको हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है मोम क्षय पद्धति, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा ये बनाया जाता है। कौन? ढोकरा आर्ट, ठीक है। जो बस्तर ढोकरा है वो बनाया जाता है मोम क्षय पद्धति के द्वारा। इसी प्रकार से बस्तर वुडन क्राफ्ट के बारे में लिखा हुआ है, बस्तर आयरन क्राफ्ट के बारे में, जीरा फूल के बारे में, चांपा सिल्क के बारे में। आपको ये जो पीडीएफ है ये हमारे एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां पे आप इसको ले सकते हैं। चलिए तो मैं इसको अभी और अधिक पढ़ के नहीं बता रहा हूं, आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और वहां से पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विश्व जनसंख्या दिवस। सीधा साधा क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा ये क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि वर्ष 1987 में 11 जुलाई ही वही दिन था जिस दिन पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब पहुंची थी। 5 बिलियन डे बोला जाता है इसको, ठीक। तो 5 अरब की जनसंख्या पहुंची थी पूरे विश्व की, इसीलिए इसको बोला जाता है, इसको मनाया जाता है किस रूप में? विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस दिवस की स्थापना वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। यह 11 जुलाई 1987 के 5 बिलियन डे से प्रेरित था। मैंने आपको बताया ये 5 अरब की आबादी उसी दिन टच किए थे हम, ठीक। इस तारीख को दुनिया की अनुमानित आबादी 5 अरब पहुंच गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों जैसे परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, गरीबी और मानवाधिकारों के महत्व पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। जाहिर सी बात है जनसंख्या जो है वो प्रकृति के प्रत्येक एस्पेक्ट को प्रभावित करती है, तो इस जनसंख्या का नियंत्रण भी जरूरी है और एक लिमिट में बनाए रखना भी इसको आवश्यक है। तो इस जनसंख्या से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो ऑटोमेटिकली उपज जाते हैं, जैसे परिवार नियोजन, इसके अलावा मातृ स्वास्थ्य, ये तो बहुत बड़ा एक हॉट टॉपिक रहता है एनी टाइम पूरे विश्व में। हमारे छत्तीसगढ़ में तो स्पेशली आपको पता होगा कि अभी हाल ही में NFHS 5 का जो आंकड़ा आया है वहां पर भी बताया गया है इसके बारे में। और कुपोषण की दर हमारे यहाँ कितनी बताई गई है? 31.1%। ये NFHS 5 का आंकड़ा है। इसके अलावा NFHS 4 की बात करूं तो वहां पर 47% महिलाएं जो हैं वो एनीमिया से पीड़ित थी, 47.7%। ये भी एक आंकड़ा है। तो मातृ स्वास्थ्य जो है वो हमेशा एक चिंता का विषय होता है, क्योंकि एक जनरेशन का स्वास्थ्य मातृ स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। चलिए इसके अलावा लैंगिक समानता भी हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है। इसके अलावा गरीबी और मानवाधिकारों के महत्व, इन सभी के संबंध में लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देना, ये इस जनसंख्या दिवस का उद्देश्य है। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना।
ये इतना बड़ा इसका थीम है। ठीक, अगर एग्जाम में पूछेगा तो केवल इतना को पूछेगा। आपको पता होगा कि हमारे विश्व की आबादी कितनी हो गई है, 8 बिलियन, 8 अरब हो चुके हैं हम। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें यह कहा गया है कि वर्ष 2023 तक भारत जो है वो चाइना की आबादी को पार करके विश्व का जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। ये अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी हुआ है जिसमें 2023 का डेडलाइन दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विंबलडन 2022। अभी हाल ही में विंबलडन का आयोजन हुआ है। जैसे मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि आपको इस वीडियो में मैं ग्रैंड स्लैम जो चारों होते हैं उसके संबंध में पूरा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले याद रखिए, विंबलडन 2022 के विजेता नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं, और उप विजेता है कौन, निक किर्जियोस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। यदि महिला एकल की मैं बात करूं तो महिला एकल में एलेना रायबाकिना, ये कजाकिस्तान की प्लेयर हैं और इन्होंने विंबलडन 2022 जो है ये जीता है। और उप विजेता कौन है, ओन्स जेब्यूर जो कि ट्यूनीशिया की खिलाड़ी हैं। अब देखिए, जैसे ही जोकोविक ने यह खिताब जीता उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बना दिए। कैसे रिकॉर्ड बनाए, देखिए जोकोविक जो है वो रोजर फेडरर, पीट सैम्प्रास और ब्योर्न बोर्ग के बाद लगातार 4 विंबलडन जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। 4 विंबलडन लगातार जीता है इन 4 खिलाड़ियों ने, जिसमें सबसे पहला नाम किसका है, रोजर फेडरर का, पीट सैम्प्रास का, ब्योर्न बोर्ग का, और वर्तमान में कौन जीता है इन्होंने, जोकोविच ने। तो लगातार 4 विंबलडन जीतने वाले खिलाड़ी ये 4 है। दूसरा रिकॉर्ड, जोकोविक का कुल 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। अगर मैं टॉप की बात करूं तो राफेल नडाल वर्तमान में 22 ग्रैंड स्लैम के साथ टॉप पर है और ये इनका 21वां है, तो केवल एक स्टेप पीछे है ना। अब वे राफेल नडाल के रिकॉर्ड से बस एक खिताब पीछे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए, तो विंबलडन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विंबलडन का प्रारंभ हुआ है वर्ष 1877 से, 1877 से विंबलडन प्रारंभ हुआ है। विंबलडन चैंपियनशिप, जिसे आमतौर पर विंबलडन या द चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है, विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। तो सबसे पहला फैक्ट तो यहां से ये निकल के आया कि कौन सा टेनिस टूर्नामेंट है जिसे द चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, विंबलडन को जाना जाता है द चैंपियनशिप के नाम से क्योंकि यह सबसे पुराना चैंपियनशिप है। सबसे पहले अगर कोई टूर्नामेंट टेनिस में चालू हुआ है विश्व स्तरीय, तो वो कौन सा है, विंबलडन। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1915 से 18 और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1940 से 45 की अवधि को छोड़कर प्रत्येक वर्ष इस टूर्नामेंट का आयोजन लंदन के विंबलडन में स्थित ऑल इंग्लैंड क्लब में किया जाता है। ठीक, तो कहां आयोजित होता है, लंदन में। फ्रेंच ओपन की अगर मैं बात करूं, चलिए फ्रेंच ओपन जानने से पहले, पिछली वीडियो में वैसे मैंने आपको बताया था फ्रेंच ओपन क्या होता है, जान लेते हैं इन टूर्नामेंट्स के बारे में। तो ये जो 4 टूर्नामेंट हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये इसी क्रम से आयोजित होते हैं। यानी जनवरी के महीने में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर लगभग मई जून के आसपास आपको फ्रेंच ओपन देखने को मिलेगा, जुलाई के आसपास आपको विंबलडन देखने को मिलेगा, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीनों के बीच में आपको यूएस ओपन देखने को मिलता है। ठीक, ये इसी क्रम से आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इनके प्रारंभ होने का वर्ष अलग है। यदि सबसे पुराना या सबसे पहले प्रारंभ होने वाला टूर्नामेंट बोलूं तो कौन सा है, विंबलडन है। फिर हुआ है यूएस ओपन, उसके बाद फिर हुआ है फ्रेंच ओपन, और अंत में हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये इसके प्रारंभ होने का वर्ष है। और यदि मैं बात करूं आयोजन कैसे होता है, तो याद रखिएगा आयोजन कैसे होता है,
ऑस्ट्रेलियन सबसे पहले होगा, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है और अंत में फिर यूएस ओपन होता है। ये इसके आयोजन होने का क्रम है। यदि कौन कौन से कोर्ट पर ये आयोजित होते हैं, अलग अलग प्रकार के मैदान भी तो होंगे, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड सरफेस पर खेला जाता है। हार्ड सरफेस होता है जिस पर ये आयोजित होता है। यदि मैं फ्रेंच ओपन की बात करूं तो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। क्ले यानी होता है चिकनी मिट्टी, क्ले कोर्ट पर ये खेला जाता है। यदि विंबलडन की बात करूं तो ये घास में खेला जाता है, घास होता है वहां। और यूएस ओपन हार्ड में, हार्ड जो सरफेस है वहां पर खेला जाता है। ठीक, हार्ड कोर्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो हार्ड कोर्ट में कौन आयोजित होते हैं? पहला ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन। क्ले कोर्ट में कौन आयोजित होता है? तो हमने देखा फ्रेंच ओपन आयोजित होता है। और ग्रास पर कौन आयोजित होता है? ग्रास कोर्ट में, तो याद रखिएगा विंबलडन। ठीक, हाँ, यदि मैं 2022 के विजेताओं की बात करूं तो देखिए सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए, यूएस ओपन अभी आयोजित नहीं हुआ है तो इसके आंकड़े अभी नहीं है। सबसे पहले अगर मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करूं तो मेंस सिंगल में जीते हैं कौन? राफेल नडाल, वही भाई साहब जिनकी फोटो आप थोड़ी देर पहले देखे हो। अगर मैं फ्रेंच ओपन की बात करूं तो ये भी राफेल नडाल ने जीता है। और विंबलडन की अगर मैं बात करूं तो विंबलडन तो अभी हाल ही में आपने देखा जस्ट पिछले स्लाइड में, नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है, इन्होंने जीता है। अगर मैं महिला एकल की बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है एशले बार्टी ने, ये खुद ऑस्ट्रेलिया की हैं एशले बार्टी। और यदि फ्रेंच ओपन की बात करूं तो एगा स्वाइटेक जो पोलैंड की खिलाड़ी है, उन्होंने ये खिताब जीता है। और विंबलडन जीता है एलेना रेबिकाना ने, ठीक है, जो कजाकिस्तान की खिलाड़ी है। एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं, यहां पर आप देख पा रहे हैं एलेना रेबिकाना है ना, जो कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। और ये है हमारे नोवाक जोकोविक साहब जिन्होंने जीता है विंबलडन 2022 का खिताब। चलिए, तो ये सारी जानकारी अपने दिमाग में रखिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फ्रेंच ओपन मैंने आपको बताया था, ये उसकी इमेज है। चलिए, अगला टॉपिक है नए संसद भवन पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण। आपको पता होगा नई दिल्ली में एक नया संसद भवन बन रहा है जिसका नाम क्या रखा गया है? सेंट्रल विस्टा। और इसी सेंट्रल विस्टा पर अभी हाल ही में जो हमारा नेशनल एम्बलम है, नया राष्ट्रीय प्रतीक है, वो अनावरित किया गया है। अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, काफी ज्यादा ये विवाद का भी विषय रहा है क्योंकि विपक्ष ने बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं सत्ता पक्ष पर। चलिए, तो सबसे पहले याद रखिए अनावरण किसके द्वारा हुआ? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कब हुआ? तो याद रखिए 11 जुलाई 2022 को। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, ये जो नया राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना है वो 9500 किलोग्राम कांस्य का बना है, कांसे का बना हुआ है। कितना? 9500 किलोग्राम। और इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो ये 6.5 मीटर ऊंचा है, 6.50 मीटर इसकी हाइट है। भारत का राज्य चिन्ह यदि बात करें तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, यानी जो अशोक का सिंह स्तंभ मिला हुआ है हमको, उसी की अनुकृति है, उसी को हमने बनाया है अपना राजकीय चिन्ह। और उसी को कांसे का बना करके नए जो हमारा सेंट्रल विस्टा है संसद भवन, वहां पर लगाया है। और ये जो अशोक का सिंह स्तंभ है वो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। अगर मैं मूल स्तंभ की बात करूं, यानी जहां से हमने अपने नेशनल एम्बलम को लिया है, राष्ट्रीय प्रतीक को लिया है, तो याद रखिएगा मौर्यकालीन शासक अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था। यह विश्व का सबसे पुराना नेशनल एम्बलम है, सबसे पुराना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अगर कहे तो वो किसका है? भारत का है। लगभग 2300 साल पुराना हम इसको मानते हैं, लगभग 300 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है मौर्य काल।
है कि नहीं आसपास। और यदि सबसे पुराने ध्वज की बात करें तो ये भी याद रखिए, सबसे पुराना ध्वज है डेनमार्क का, लगभग 1300 ईस्वी के आसपास ये अपनाया गया था डेनमार्क का। तो सबसे पुराना प्रतीक चिन्ह किसका, भारत का, लगभग 2300 साल पुराना है। और सबसे पुराना राष्ट्रीय ध्वज किसका है, डेनमार्क का, जो लगभग 700 साल पुराना है। तो ये जो हमारा मूल स्तंभ है, जहां से हमने अपने नेशनल एम्बलम को लिया है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को लिया है, वो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था, मौर्यकालीन शासक है, आपको पता होगा। मूल स्तंभ में शीर्ष पर एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए 4 सिंह हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 सिंह आपको दिखाई पड़ते हैं, चौथा सिंह जस्ट पीछे होता है फ्रंट वाले सिंह के, ठीक। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्रवल्लरी में एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कौन सा पशु नहीं होता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हाथी होता है, घोड़ा होता है, सांड होता है और एक सिंह होता है, ठीक। घोड़ा जो होता है वो कुलांचे मारता रहता है, ठीक है, थोड़ा कूदने वाली मुद्रा में रहता है। और ये जितने पशु हैं इनके बीच बीच में चक्र बना होता है, ठीक। एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है यहां पर धर्म चक्र रखा हुआ है, ठीक। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया, ठीक है, यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन हमने इस चिन्ह को, ये जो सिंह स्तंभ है, इसको हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है। चलिए, तो ये तो हो गई मूल स्तंभ की बात। अब ये देखिए, ये है मूल स्तंभ जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, और ये है हमारा सेंट्रल विस्टा में बना हुआ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि इसकी मुद्रा जो है वो थोड़ी सी आक्रामक है ना। तो बहुत सारे आक्षेप विपक्षी पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। चलिए, तो वो आपके बहस का मुद्दा नहीं है, आप बस याद रखिए ये सारे फैक्ट। क्या फैक्ट, कब इसका अनावरण किया गया, किसके द्वारा अनावरण किया गया, इसका वेट कितना है, ठीक है, वेट कितना है, तो याद रखिएगा वेट है इसका 9500 किलोग्राम और इसकी हाइट कितनी है 6.50 मीटर। चलिए, तो अब आते हैं एक इंटरनेशनल न्यूज में। न्यूज ये है कि आपको पता होगा कि कुछ समय पहले श्रीलंका में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण वहां के राष्ट्रपति जो थे गोटाबाया राजपक्षे, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा था। अब उनका स्थान लेने के लिए एक नए व्यक्ति को चुना गया है। नाम क्या है इनका, रानिल विक्रमसिंघे। ये केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि 15 जुलाई 2022 को श्रीलंका में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने गोटाबाया राजपक्षे का उत्तराधिकारी चुने जाने तक अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण कर लिया है। 15 जुलाई को राजपक्षे ने दिवालिया हो चुके द्वीपीय देश की अर्थव्यवस्था को न संभाल पाने के कारण अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया और अपना देश छोड़कर पहले मलेशिया भागे और फिर उसके बाद जाकर के सिंगापुर में बैठ गए हैं। तो याद रखिएगा किनको कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना गया है, तो रानिल विक्रमसिंघे। अगला टॉपिक है जागृति शुभंकर। आपने जागो ग्राहक जागो यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसके टैगलाइन को सुना होगा, और उसी से संबंधित एक शुभंकर अभी हाल ही में निर्मित किया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है, जागृति। इस शुभंकर को बनाने का उद्देश्य है उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के मामलों में या अधिकारों के बारे में जागरूक करना। तो हाल ही में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सशक्त बनाने हेतु उपभोक्ता मामलों के विभाग यानी DOCA डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर असर्टेशन द्वारा जागृति नाम का शुभंकर लॉन्च किया गया है। ठीक,
इसे उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा, जो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता का प्रसार और उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। यह विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो उपभोक्ताओं से संबंधित चलाई जा रही हैं, जिसका लोगों को जानकारी जिसके बारे में नहीं होती है आमतौर पर, तो इनसे संबंधित जानकारी जो है वो लोगों को प्रदान की जाएगी। ये भी इसका उद्देश्य है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा? तो पहला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान। याद रखिएगा कब से लागू हुआ? तो 20 जुलाई 2020 से ये लागू है। ठीक। हॉलमार्किंग यानी हॉलमार्क के बारे में बताना। हॉलमार्क जो होता है वो शुद्धता का प्रतीक होता है। आपने गोल्ड के शुद्धता के बारे में ऐड देखा होगा, उसमें बोलता है कि हॉलमार्क वाला ही सोना खरीदे। तो ये सब के बारे में जागरूक करना। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर, उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। नंबर क्या है? 1915। इसकी जानकारी देना। अगला है वजन और माप अधिनियम के प्रावधान। ठीक है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्णय, बहुत सारे निर्णय जो है वो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा लिए जाते हैं। उन सभी के निर्णयों से जो उपभोक्ता है उनको अवगत कराना, यह भी इसका उद्देश्य है। जागृति शुभंकर का महत्व क्या है समझिए। अभियान में डिजिटल और मल्टीमीडिया चैनलों की उपस्थिति बढ़ाने के अलावा यह उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि वर्तमान में सारी चीजें जो है वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से चल रही हैं, और डिजिटल मीडिया के अंतर्गत लोगों को जब किसी चीज का लोगो या इमेज, ये सारी चीजें, या कोई वीडियो हो गया, ये जब दिखता है तो लोग ऑटोमेटिकली उसके प्रति थोड़े से जागरूक होते हैं, उसको जानने की इच्छा होती है उनके अंतर्गत। तो इन सभी में उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित ऐड की उपस्थिति को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसे विभिन्न मीडिया अभियानों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ दिखाया जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। ये है शुभंकर जागृति और ये है टैगलाइन उपभोक्ता सशक्तिकरण मेरा काम के साथ, जागो ग्राहक जागो। बहुत सारे ऐड देखे होंगे आपने। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक केरल की अपनी इंटरनेट सेवा, किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा, याद रखिएगा। केरल पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपनी खुद की एक इंटरनेट सेवा नागरिकों के लिए प्रारंभ की है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में केरल अपनी इंटरनेट सेवा यानी केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क, जिसको बोला गया के फोन, शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है। केरल पहला ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए इंटरनेट सेवा जो है वो खुद की इंटरनेट सेवा प्रारंभ कर रहा है। चलिए, के फोन जो है ये केरल सरकार की पहल है। इसका उद्देश्य सभी सेवा प्रदाताओं को उनके संपर्क अंतराल को कम करने के लिए गैर भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करने हेतु कोर नेटवर्क अवसंरचना का निर्माण करना है। ठीक है, तो इसमें पूरे स्लाइड में इंपॉर्टेंट यही है कि कौन सा राज्य जो है इसने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा प्रारंभ की है। तो याद रखिएगा केरल। अगला टॉपिक देखिए, व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा। अभी हाल ही में एसबीआई ने एक सेवा प्रारंभ की है जिसे नाम क्या रखा गया है? व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा। पहले ही होता यह था कि हमको बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने के लिए जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसका सहारा लेना पड़ता था। यानी अगर आपको ये जानना है कि अपने बैंक में कितना बैलेंस है या पिछला 10 ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, तो इसके बारे में या तो आपको पासबुक में प्रिंट कराइए या फिर आपको क्या देखना पड़ता था? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देखना पड़ता था आपके अकाउंट से संबंधित। लेकिन अभी हाल ही में एक सेवा प्रारंभ की गई है एसबीआई के द्वारा, जिसमें आप एक मैसेज करेंगे
और आपको आपकी मनचाही सेवा जो है बैंक के द्वारा प्रदान की जाएगी। इसी सेवा को नाम दिया गया है व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा। तो आइए पढ़ते हैं। इससे एसबीआई ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी और ग्राहकों के लिए बैंकिंग आसान हो जाएगी, क्योंकि इससे एसबीआई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। एसबीआई ऐप के माध्यम से आप जो भी कार्य करते थे वो सब व्हाट्सएप से लिंक कर दिया जाएगा। चलिए, ग्राहक खाते की शेष राशि की जांच और व्हाट्सएप पर मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकेंगे। यह बैंक और ग्राहकों के बीच आसान डेटा ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है। यह तो हो गया इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, एक चीज और याद रखिए कि वर्ष 2017 के जुलाई में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई, ठीक है, एनपीसीआईएल से मंजूरी मिलने के बाद वर्ष 2020 में व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान सेवाओं की शुरुआत की थी। आप अभी जो व्हाट्सएप का अपडेटेड वर्जन है उसमें देख पा रहे होंगे, पे करके एक ऑप्शन दिखाता है। ये पे वाला ऑप्शन जो है वो एनपीसीआई की मंजूरी मिलने के बाद दिया जाता है। तो एनपीसीआई ने इसकी सुविधा जो है व्हाट्सएप को इसकी अनुमति दी थी वर्ष 2017 में, और इसे व्हाट्सएप के द्वारा प्रारंभ कब किया गया? वर्ष 2020 में। इसलिए अपडेटेड वर्जन में आपको ये दिखता है। चलिए अगले टॉपिक में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे हैं, जिनकी अभी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक शहर है जापान में जिसका नाम क्या है? नारा। इस नारा शहर में शिंजो एबे जो है ये भाषण दे रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति ने इन पर गोलीबारी कर दी और इनकी हत्या कर दी। चलिए, इनके निधन पर भारत में 9 जुलाई 2022 को एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। वह मुख्य अतिथि के रूप में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री थे। इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिंजो एबे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जापान के जिनके कार्यकाल के दौरान भारत और जापान के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अधिक प्रगाढ़ता बनी है, बहुत सारी चीजों पर एमओयू साइन हुए हैं, बहुत सारी चीजों में इन्होंने हमें सहायता प्रदान की है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। शिंजो एबे जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक, अच्छा, आपने एक और नाम सुना होगा, ये नाम सुना होगा आपने, क्वाड का, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसके अंतर्गत 4 देश आते हैं। कौन कौन से? एक हमारा भारत, एक आता है जापान, एक आता है ऑस्ट्रेलिया और एक आता है यूएसए। ये 4 देशों का ग्रुप है क्या? क्वाड। इस क्वाड का जन्म भी कहा जाए तो शिंजो एबे के दिमाग की उपज थी। शिंजो एबे ने ही ये आइडिया दिया था कि हमको दक्षिण चीन सागर में चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक समूह बनाना चाहिए जिसके माध्यम से हम दक्षिण चीन सागर के जो द्वीप हैं उनको बचा सकें। चलिए, शिंजो एबे ने ओबेनॉमिक्स की अवधारणा दी थी। यह आर्थिक नीतियों के सेट को संदर्भित करती है। इसमें देश में धन की आपूर्ति बढ़ाने, सुधारों को लागू करने, सरकारी खर्च को बढ़ाने के लिए नीतियां शामिल हैं। चलिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये क्वाड। ठीक, इस क्वाड को बताने के लिए मुझे ये टॉपिक शामिल करना पड़ा था। इसके अलावा शिंजो एबे किस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं? तो जापान के रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में है अमिताभ कांत। क्यों चर्चा में है? हाल ही में सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को G20 हेतु भारत का नया शेरपा चुना गया है। ठीक, भारत के नए शेरपा के रूप में किसे चुना गया है? अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत G20 शेरपा के रूप में पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। असल में है ये कि भारत में काफी समय से ये मांग चल रही है कि G20 के लिए एक परमानेंट शेरपा होना चाहिए। शेरपा मतलब वो होता है जो इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक,
तो एक परमानेंट मेंबर की आवश्यकता हमको महसूस हो रही थी, तो इसीलिए हमने किसको नियुक्त किया है? अमिताभ कांत को। ठीक, देखिए भारत के G20 अध्यक्ष पद के कार्यकाल हेतु पूर्णकालिक शेरपा की आवश्यकता थी। यही कारण है कि पीयूष गोयल की जगह अमिताभ कांत को लिया गया है। G20 के अन्य शेरपाओं में शक्तिकांत दास हैं, सुरेश प्रभु हैं और मोंटेक आलूवालिया शामिल हैं। G20 आपको पता होगा 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित होने वाला है और वर्ष 2023 में आयोजित होने वाला है हमारे भारत में। और भारत सरकार का प्रयास यह है कि इस आयोजन को हम कहाँ करें? जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में इसका आयोजन कराया जाए, जिससे वहां के जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उनको कश्मीर में हो रहे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में एक तो जानकारी दी जाए, साथ ही जो विरोधी देश हैं उनको भी चुप कराया जा सके। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम माना जा रहा है G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित करना? कश्मीर में आयोजित करना। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में। अगला सेक्शन है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। कुछ प्रश्न आपको पूछूंगा जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के काई चटनी, है ना, ये राज्य नहीं है भाई, राज्य है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है। किस राज्य के काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। अगला क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग BARP 2020 में छत्तीसगढ़ शामिल है, किन राज्यों के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन है टॉप अचीवर्स राज्यों में, दूसरा है अचीवर्स राज्यों में, उभरते व्यापारिक परिस्थितिकी वाले राज्यों में या आकांक्षी राज्यों में। तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है, भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन है 15, 16, 17वां या 18वां। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 11 जुलाई, 10 जुलाई या 13 जुलाई। अगला क्वेश्चन, विंबलडन 2022 पुरुष एकल के विजेता कौन है? ऑप्शन है राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर या कास्पर रूड। अगला क्वेश्चन, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो ये थे हाल फिलहाल में चर्चित कुछ राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दे। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।